देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। बिस्तक के आज इस स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद है कम वक्त बड़ा नाम और पैसा कमाने वाले एंटरप्रेन्योर शिप रॉकेट के सीईओ और को फाउंडर साहिल गोयल जी। साहिल गोयल जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू श्रेया। आप तो साइंटिस्ट निकले, शिप को रॉकेट बना दिया। कहाँ से ये आइडिया आया, क्या मोटिवेशन थी? एक्चुअली शिप रॉकेट शुरू करने से पहले मैं यूएस में था और वहाँ पे मुझे वॉलमार्ट में काम करने का मौका मिला, जो वहाँ का काफ़ी बड़ा बिग बॉक्स रिटेलर है। वहाँ से मुझे एक ये इंसाइट समझ आई कि इंडिया में 50 करोड़ से भी ज़्यादा छोटे बिजनेसेस हैं और उनके लिए कोई भी टूल्स क्रिएट नहीं कर रहा है कि वो ऑनलाइन जा सकें। और हमें 11 साल हो गए हैं ये कंपनी करते हुए। हमने मल्टीपल मॉडल्स ट्राई करे और फिर 2017 में हमें रियलाइजेशन आई कि ऑनलाइन डायरेक्टली सेल करने के लिए शिपिंग और कुरियर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और उसको जल्दी करना, आसानी से करना और एक छोटे बिजनेसमैन के लिए क्रिएट करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी और प्रॉब्लम भी थी। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे पहुँचे इस बिज़नेस को लेकर। हालांकि लास्ट 5-7 साल में ई कॉमर्स बहुत ही ग्रो हुआ है एंड सभी टाइप के बिजनेसेस, सभी टाइप के सॉफ्टवेयर ने अच्छा करा है। हमारा प्रोपोजिशन काफ़ी यूनिक है। हमने 1500 शहरों से 1 लाख से भी ज़्यादा छोटे एमएसएमईज बिजनेसेस को एग्रीगेट करके और 150 से भी ज़्यादा सर्विसेज उनके लिए प्रोवाइड कराई हैं एक ही प्लेटफॉर्म में, चाहे वो कुरियर हो, वेयर हाउसिंग हो, मार्केटिंग हो या पेमेंट्स हो, ताकि उनको पूरा बिजनेस करने का तरीका सिंगल जगह पे मिल जाए। ये शिप रॉकेट है जी। मतलब बिजनेस आइडिया तो मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को भी आते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब फंडिंग कैसे हुई आपकी कंपनी की? हम लोग एक्चुअली काफ़ी प्रॉफिटेबल टाइप की कंपनी रहे हैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि हमारा व्यू ये था कि बिज़नेस की तरह कर रहे थे और काफ़ी पैशन था हमें बहुत अपने मिशन को लेके। ये अपने बिजनेसेस को, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको हेल्प करने का बहुत ही अंदर से जज्बा था। तो हमारा आई थिंक जो पूरा फंडिंग की स्टोरी रही है वो काफ़ी सेरेंडिपिटस ही रही है। मतलब हम लोग को राइट इन्वेस्टर्स अपने आप ही राइट टाइम पे मिलते गए। हम लोग बिज़नेस पे फोकस करते गए एंड पहला हमारा जो सीड चेक, जो सबसे पहला फंड रेज किया था हमने, वो एक्चुअली हमारी कस्टमर ही थी। जो पहले फैशन न्यू की सीईओ होती थी, शी वाज स्टार्टिंग हर वेंचर एंड उनसे बात करते करते उन्होंने बोला हमारा फंड भी है तो हम तुम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दैट इज़ काइंड ऑफ हाउ इट हैपेंड। तो आज ये कंपनी यूनिकॉर्न है, लेकिन पहले किन हालातों से आप जूझे, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? ऑनेस्टली इतना मुश्किल नहीं लगता है, इवन दो उस समय लगता था। एंड मल्टीपल तरीके से देखिए, प्रोडक्ट फेल हो जाना, ठीक है, पैसे ख़त्म हो जाना, वो कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं होती है। स्पेशली जब आपके ऊपर पेरोल का प्रेशर होता है, आपको सैलरीज पे करनी होती है, आपको पता है कि आप लोगों के करियर्स डिपेंडेंट है आपके ऊपर, तो वो काफ़ी बड़ा प्रेशर होता है किसी भी लीडर पे, किसी भी फाउंडर पे। सो अपनी बिजनेस प्लानिंग की कैपेबिलिटी को अच्छा करना, कैश फ्लो प्लानिंग की कैपेबिलिटी को अच्छा करना, फाइनेंसेस को मैनेज करना अहेड ऑफ टाइम, ताकि वो सिचुएशन कभी ना आए, आई थिंक वो काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा प्रेशर होता है मेरे ख्याल से किसी भी एंटरप्रेन्योर पे। और उसके अलावा देखो, सक्सेस मिलना, स्केल करना, चीज़ें बड़ी होना, वो ऑलवेज होप होती है। तो जब वो नहीं होता तो उस टाइम पे अपने आप को सॉर्ट ऑफ मोटिवेट करना और लोगों से बात करना मार्केट में कि उन्होंने कैसे उस चीज़ को सॉल्व किया, उससे आगे बढ़े। आई थिंक वो काफ़ी बड़ा एक लेसन मिल जाता है। आफ्टर 10 साल ये करने के बाद, ऊपर नीचे जाने के बाद समझ में आ जाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले कार्ड रॉकेट था, फिर शिप रॉकेट। तो नाम के पीछे का लॉजिक? देखिए, रॉकेट तो शुरू से ही था। पहले हम लोग, बिजनेस रॉकेट हो गया अब हो गया है कुछ सालों से, थैंक्स टू आवर कस्टमर्स। पहले हम लोग एक्चुअली वेबसाइट बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहे थे। पहले काफ़ी साल हमारा वो बिज़नेस रहा एंड शॉपिंग कार्ट, एंड वहाँ से वर्ड आया कार्ट, एंड रॉकेट का कॉन्सेप्ट वही था कि आप जल्दी से हम आपको हेल्प कर देंगे। बट फिर करते करते रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली इंडिया के जो मैसिव लोग हैं, सारे ज़्यादा जो एसएमबीज़ हैं, वो सब लोग मोबाइल पे हैं, डेस्कटॉप पे नहीं थे। अभी मैं बात कर रहा हूँ 2011, 12, 13 पीरियड की। वहाँ से हमको ये रियलाइज़ हुआ कि शिपिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि ई कॉमर्स ऑनलाइन करने में प्रॉब्लम्स तो और भी हैं, मतलब आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर, लेकिन वो बीच में एक इंटरमीडियरी है
मतलब आप समझो आपने किसी को अपना सामान दे दिया, वो आगे कंज्यूमर को, बायर को सेल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बीच में अपना कमीशन कुछ रखेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ही सेल कर पाएँ अपने बायर को विदाउट एनी इंटरमीडियरी, बाय हैविंग अ डायरेक्ट कनेक्शन विद योर बायर, वो हमने उठा लिया एज आर मिशन। और उसमें क्या है, आज की डेट में भी स्पेशली आप देखेंगे कंज्यूमर जहाँ है, जहाँ बायर है, उसको सामान वहाँ चाहिए। अब चाहे वो ऑफलाइन दुकान है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे कोई वेबसाइट है, तो बायर दुकान पे ना जाकर दुकान बायर तक कैसे आए, उस केस में ये जो पूरा डायरेक्टली सेल करने वाला मॉडल है, ये काफ़ी बढ़ गया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पर जब हमने शुरू किया था तो 1% से भी छोटा था, है ना, तो वो वेबसाइट के ऊपर दैट वाज नॉट वेरी गुड मॉडल। ओवर द ईयर्स हमको रियलाइज़ हुआ शिपिंग एक अच्छा मॉडल है, और वहाँ से जैसे मैंने बताया फिर हमने वेयर हाउसिंग, पेमेंट्स, मार्केटिंग पूरा ही स्टैक बिल्ड कर दिया है, ताकि कोई भी छोटा बिजनेस ऑनलाइन जाने के लिए खाली एक जगह पे आके पूरा का पूरा मैनेज कर सकता है शिप रॉकेट के थ्रू। तो कोई शिप रॉकेट को क्यों चुने, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर को क्यों नहीं? जी, आई थिंक सब लोगों ने, जैसे मैं बोल रहा था, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया है। लास्ट 5-7 साल सारी ही कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बिकॉज मार्केट देखो इतनी बड़ी हो रही है। ये जो डायरेक्ट बेचने का तरीका मैंने आपको बताया, ये अभी इंडिया में 12 से 15% ऑफ टोटल ई कॉमर्स है। ये 1% भी नहीं था आज से 7-8 साल पहले। तो इतना रैपिडली यहाँ पे ग्रोथ आया है कि सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हमारे बिजनेस मॉडल का यूनिकनेस ये है कि एक तो जो हमारे एसएमई हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा जो हमारे साथ बिजनेसेस काम करते हैं, उनका एवरेज 150 टू 200 ऑर्डर्स अ मंथ ही आता है, राइट। समझिए 1.5 से 2 लाख की सेल ऑनलाइन कर पाते हैं। मैक्सिमम इसमें सोशल मीडिया पे सेल होती है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप बहुत ही बड़ा मीडियम है। और ऐसे 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को एग्रीगेट करके उनको फिर जो भी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम कुरियर चाहिए, लोकल चाहिए, नेशनल चाहिए, एयर चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, उनको वेयरहाउसिंग चाहिए, छोटी बड़ी 50 से भी ज़्यादा हमारे वेयरहाउस सेंटर्स हैं अब, उनको इंश्योरेंस चाहिए, मार्केटिंग के टूल्स चाहिए, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन चाहिए, बेसिकली वो सारा कुछ एक जगह प्रोवाइड करते हैं और इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं। तो जो आप ट्रेडिशनल लोगों की बात कर रहे हैं, वो ये सारी सर्विसेज को अलग 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 बिल्ड करते हैं, और हम लोग उनको बेसिकली एग्रीगेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और पीछे से फिर हमारे मर्चेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म का यूनिक रीज़न है कि आपको सब कुछ मिल सकता है एक ही जगह पे, जो आपको कहीं और शायद ना मिल पाए। तो सारे प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, ज़रा एक ब्रीफली हमारे दर्शकों को बता देंगे? सो सब टाइप के हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 करोड़ से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हर मंथ मूव होते हैं। उसके अंदर अपैरल, तो आपके एथनिक भी हैं, वेस्टर्न भी हैं, फूड एक्सेसरीज़, ठीक है, फैशन एक्सेसरीज़ हो गई, ब्यूटी बहुत बड़ा है, ब्यूटी एंड हेल्थ, कॉस्मेटिक्स, उसके बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज़, होम इंटीरियर्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मामा अर्थ है, बोट है, सैमसंग है, हिंदुस्तान लीवर्स भी हमें यूज़ करता है कुछ चीज़ों के लिए। और साथ ही में जैसे मैंने बोला, बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस भी हैं जिनके लिए हम पहली पोर्ट हैं जहाँ पे वो आकर शुरू कर सकते हैं, एंड वही बिजनेसेस फिर ओवर टाइम बड़े होते चले जाते हैं। तो शिप रॉकेट का आईपीओ कब आने वाला है, सबसे बड़ा सवाल? देखिए, आईपीओ, यूनिकॉर्न टैग, वैल्यूएशन, फंडिंग, ये ना हम लोग सोचते हैं कि ये बाय प्रोडक्ट है चीज़ों का। हमारा काम अपना काम करना है, अपने मर्चेंट्स को सक्सेसफुल करना है, अपने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बनानी है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वैल्यू बनानी है। हम उस पर ध्यान देते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाएंगी हम वहाँ पे करेंगे। कोई ऐसा फिक्स प्लान फ़िलहाल नहीं है। क्या हम आईपीओ रेडी कंपनी है? हमें लगता है, क्योंकि हमारा मतलब टॉप लाइन क्या, प्रॉफिटेबिलिटी क्या, और हमारा रीच क्या इंडिया में काफ़ी अच्छा है। एंड अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि कंपनी 100 साल चले, और उसका तरीका वही होता है कि इसको आप इवेंचुअली पब्लिक एक्सचेंज पे ले जाइए। तो अल्टीमेटली बिल्कुल वही प्लान है, हम करेंगे, बट ऐसा कोई अभी उस पर रन अगर अप कोई नहीं है। एकदम कट टू कट मैं क्वेश्चन पूछूं, आगे का प्लान क्या है शिप रॉकेट का, तो क्या होगा वो? सी, काफ़ी सिंपल है। हमारे पास मतलब ऑलमोस्ट 20 साल की एक विज़न है, 5 साल का प्लान है, मैं ऐसे बोल देता हूँ। हमारे मर्चेंट्स को आज हम लेट्स से 4 चीज़ें देते हैं 15 में से जो उनको चाहिए, और उन 4 में से एक चीज़ हमने काफ़ी पहले बनाई, काफ़ी उस पर स्केल किया, डिटेल में गए। सेकंड चीज़ जो हमारी वेयरहाउसिंग है, वो अभी 2 साल 3 साल पुरानी है। हमारा पेमेंट स्टैक अभी 1 साल पुराना है, मार्केटिंग अभी 6 महीने पुराना है। तो एक तो इनको और बढ़ाना, मर्चेंट के हिसाब से ट्यून करना, उनको अवेल करवाना, उनका फीडबैक लेके ऐसा बनाना कि उनका बिजनेस वाकई में इससे ग्रो होए। एक तो यही खुद में टास्क है। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल भी जा रहे हैं।
हमारा प्रोडक्ट्स आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा पुश है कि इंडियन प्रोडक्ट्स हर शेल्फ पे दिखें वर्ल्ड में, हम उसको भी इनेबल कर रहे हैं। अगेन मिडिल मैन हटा रहे हैं, इंटरनेट का बहुत बड़ा काम होता है मिडिल मैन हटाना, वहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं कि अगर कोई भी छोटा मर्चेंट है उसका सामान कहीं पे भी पहुँच पाए, ऑफलाइन ऑनलाइन अक्रॉस 220 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और साथ ही में हमारा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर बहुत डिटेल में काम हो रहा है, ताकि जो मैंने 15 चीज़ें मर्चेंट के लिए बताई आपको, उसमें सारा कुछ ही ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स हम चाहते हैं कि हम बिल्ड कर पाएँ, पार्टनर कर पाएँ, ताकि मर्चेंट को सब कुछ यहाँ से अवेल हो पाए और वो सक्सेसफुली बड़े जाइंट्स के साथ कम्पीट कर पाए अपने बिजनेस के लिए। यही हमारा प्लान है जी। जी, आपने टेक्नोलॉजी अभी मेंशन किया, तो एआई का क्या रोल है आपके बिजनेस मॉडल में? एक्चुअली काफ़ी बड़ा रोल है। हमारे पास मतलब 3 बिलियन से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स हर मंथ आते हैं, ठीक है, बिकॉज हम इतना सारा डेटा प्रोसेस करते हैं। तो काफ़ी अर्ली ऑन हम लोग मशीन लर्निंग और एआई यूज़ करते आ रहे हैं फॉर शिपमेंट राउटिंग। जैसे कि अगर हमें पता है कि इस समय चेन्नई में अगर लोड है किसी एक कोरियर का और पैकेज इस टाइप का है और बायर की डिमांड यहाँ ज़्यादा है, तो हमारा सिस्टम बता देता है कि आप इसको ना यूज़ करके इसको यूज़ कीजिए, या फ्लाइट्स में अभी डिले चल रहा है तो आप ट्रक से भेजिए। तो वो जो ऑप्टिमाइजेशन है जो एक सिंगल मर्चेंट के लिए करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इस टाइप की चीज़ें हमारा सिस्टम बता देता है। और आगे आगे आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा, जनरेटिव एआई के बारे में सुना होगा, बहुत हैवीली उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत चीज़ें चल रही हैं कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को भी अडॉप्ट करवाने के लिए और साथ ही में हमारे मर्चेंट्स को भी वो चीज़ें अवेल करवाने के लिए, ताकि वो भी इस नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा पाएँ अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए। चैट जीपीटी अभी एक ब्लेजिंग टॉपिक है, तो चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर रहा है अपने बिजनेस मॉडल सी को? चैट जीपीटी में हमारे मर्चेंट्स, जैसे ये 1 लाख मर्चेंट्स हैं, इनकी बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं प्रोसेस में, ऑन बोर्डिंग के वक्त, ठीक है, जब वो पहली बार आते हैं, एजुकेशन के लिए कि मैं ये कैसे करूँ फॉर एग्जांपल, सपोर्ट के लिए। अब इन सब चीज़ों का ऑफ कोर्स वी हैव अ टीम, हमारे पास टीम्स हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं, बट ये एआई से मच बेटर हो सकता है, पर्सनलाइज हो सकता है, ताकि वो लोग आसानी से जल्दी से अपना जवाब ले पाएँ, मल्टीलिंगुअल हो सकता है। तो देयर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर। और उसके अलावा जो मैंने आपको मार्केटिंग के बारे में बताया, जैसे हम ओएनडीसी से जुड़े हैं रिसेंटली, शिपिंग के लिए भी और मर्चेंट्स का सामान वहाँ पे सेल करवाने के लिए भी, उसमें भी क्या है, जो कैटलॉग आती है यहाँ पे, जैसे मर्चेंट्स जनरली जिनसे हम काम करते हैं वो एक फ़ोटो और एक लाइन लिख देते हैं, फ़ोटो वेल शॉट नहीं होती है, ठीक है, स्टूडियो शॉट नहीं होती है, हम उसको इनरिच कर रहे हैं एआई यूज़ करके, डिजिटल फॉर्मेट में कैटलॉग की भी डिस्क्रिप्शन को एनरिच कर रहे हैं, ताकि जब वो फाइनली प्रोडक्ट लैंड करे ओएनडीसी की बायर मार्केट प्लेसेस पे, पेटीएम, फ़ोन पे जैसी, वहाँ पे भी उसको अच्छी कन्वर्जन मिले, क्लिक्स मिले। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, बाकी तो ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ी लिस्ट है, कुछ कुछ हम ट्राई कर रहे हैं, कुछ कुछ आगे सीखेंगे और करेंगे, काफ़ी नया है ये। जी, अभी किस ज्योग्राफिकल एरियाज़ में शिप रॉकेट काम करता है और आगे और क्या एक्सपेंशन का प्लान है? देखिए, हम काफ़ी इंडिया फोकस कंपनी है। हमारा बिलीफ है कि अगले 20 साल में, 10 साल में जो मैसिव इंडिया में डिजिटल अडॉप्शन की ग्रोथ आने वाली है, जीडीपी की ग्रोथ आने वाली है, हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं। और ये मर्चेंट साइड पे भी, बिजनेस साइड पे भी इम्पैक्ट करेगा, कंज्यूमर साइड पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो हमारा फोकस वेरी मच इंडिया है। तो इंडियन बिजनेसेस को मैं ग्लोबली कैसे लेके जाऊँ, जैसे शिप रॉकेट एक्स हमारा प्रोडक्ट है, उसके थ्रू हाउ कैन वी गेट देम टू एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड, वो एक फोकस ज़रूर है। अदरवाइज वी आर फेयरली फोकस्ड ऑन इंडिया। कुछ हमारी टेक्नोलॉजी जो बनती जा रही है वो इतनी इनोवेटिव और इतनी कटिंग एज है कि वो कुछ कुछ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही है, मिडल ईस्ट और यूएस जैसे, पर अभी वो अर्ली है। आई थिंक हमारा फोकस इंडिया के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा एक्शन है जी, बहुत सारी ग्रोथ है जी, बहुत सारी ग्रोथ है, बिल्कुल सही कहा आपने। कंपनी क्या अभी फ़ायदे में है और टोटल रेवेन्यू ग्रोथ क्या है कंपनी का? रेवेन्यू हमारा प्रीटी मच हर साल बिटवीन 80 एंड 100% ग्रो करता आ रहा है। इस साल भी कोई फ़र्क नहीं है उसमें। और जो हमारा कोर बिजनेस है वो वेरी मच प्रॉफिटेबल है, वो आई थिंक मार्च 2019 से ही प्रॉफिटेबल है। जो हमारे नए बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली वहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अपने एक साइकिल के बाद 6 से लेके 12 महीने के बाद प्रॉफिटेबल होते चले जाते हैं। तो जितने हम पैरेलली नए बिजनेसेस और नए प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे उतना थोड़ा बहुत वो ओवरऑल लेवल पे लॉस दिखता है, बट हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट है एंड वी आर वेरी वेरी नियर बीइंग प्रॉफिटेबल, ऑलवेज हैव बीन। ओके, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में बहुत मुश्किलें का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो वहाँ पे क्या प्लान है आपका? देखिए, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एक्चुअली वहीं पे है। अगर आप सोचेंगे, हमारा इनफैक्ट जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तो 50-50 टाइप का स्प्लिट था, जहाँ टियर 1 एंड टियर 2 एंड बियॉन्ड। आज की डेट में 75% मर्चेंट एंड बायर दोनों ही टियर 2-3 सिटीज़ से आ रहे हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉमिस वहीं पे है। अगले 5-10 साल में वहीं पे बहुत सारा स्कोप बचा हुआ है, मर्चेंट्स के लिए भी और कंज्यूमर्स के लिए भी। हमने अभी रिसेंटली इंडिया पोस्ट से टाई अप करा है ताकि हम इंडिया के हर गांव में
हर पोस्ट ऑफिस में सामान पहुंचा पाएँ अपने मर्चेंट्स का, ताकि बायर्स आसानी से उसको रिसीव भी कर पाएँ। और ऐसे कई सारी चीज़ें और हम कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हैं, चाहे वो सप्लाई चेन में भी हो या मार्केटिंग में भी हो। शिप रॉकेट, अगर हमने अभी फंडिंग की बात की, तो आप स्टार्टअप को लेके विंटर फंडिंग पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आई थिंक ये साइकिल्स हैं और ये नए नहीं हैं। कोई भी आप एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा है, वो काफ़ी एक्सपेक्ट सा करता है, क्योंकि जब जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। ये साइकिल्स काफ़ी नॉर्मल है। सेम चीज़ मार्केट में भी होती है। अगर आप देखेंगे 2008-9 का क्रैश, उसके बाद 12, तो ये चलता रहता है। क्या फंडिंग विंटर है? हाँ है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि ये साइकिल्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये साइकिल्स होते हैं तो जब हाई साइकिल होता है बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है, उससे पूरा इकोसिस्टम आगे बढ़ता है, इनोवेशन आती है, फिर कोई और कंपनी उसके ऊपर लेके उसको आगे बिल्ड करती है ना। तो विंटर है, बट आई थिंक टेम्पररी है। ऐसा कोई भी चीज़ इसमें फाइनेंशियल मार्केट्स में परमानेंट तो होती नहीं है जी, ये ऊपर नीचे वाली चीज़ है। मार्जिन रेशियो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? मार्जिन ऑफ योर कंपनी? तो वी डोंट, हम फाइनेंशियल एक्चुअली शेयर नहीं करते हैं अपनी जी, जब तक पब्लिक नहीं होते। तो अभी बहुत सारी कंपनियों का आईपीओ है, जैसे जोमेटो, पेटीएम, कुछ खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है, उस पर कुछ टिप्पणी? देखिए, आई थिंक टाइमिंग ठीक है, और एक प्राइवेट कंपनी विद प्राइवेट इन्वेस्टर्स जब वो पब्लिक जाती है तो काफ़ी चेंज आता है उसमें, ठीक है, रन करने में भी, कम्युनिकेट करने में भी, और इंसेंटिव्स में भी। तो आई थिंक वो थोड़ा सा उन्होंने बहुत अच्छा काम करा एक्चुअली फॉर कंपनीज लाइक अस, कि दे हैव गॉन फर्स्ट, दे हैव काइंड ऑफ ओपन द पाथ in that sense, Zomato being the first one. So that way, you know, big applause to both those companies कि they have made that path open for so many other Indian companies. Indeed. And I think it will over time all normalize. I don't think anything is, you know, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब या बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से वो over time normalize हो जाएगा. They will also learn the reaction of the public market. उस पर वो लोग, you know, जब पब्लिक शेयर होल्डर आएगा, वो जो सवाल पूछेगा उस पर वो रिएक्ट करेंगे। पहले प्राइवेट पूछता था, वो डिफरेंट पूछता था। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ट्यूनिंग एंड टाइम। सर, व्हेन यू स्टार्टेड द कंपनी, तो उस वक्त मोदी सरकार या फिर सरकार से कोई हेल्प मिली आपको, स्कीम्स जहाँ फंडिंग होने में? एक्चुअली जब हमने स्टार्ट, मैं बहुत बड़ा प्रोपोनेंट हूँ वैसे गवर्नमेंट का और इंडिया का इन जनरल, बट एक्चुअली हम इतना अर्ली थे कि उस समय कुछ था नहीं। स्टार्टअप इंडिया वगैरह ये सब बाद में क्रिएट हुआ है, और हम बहुत खुश हैं एक्चुअली कि आज की डेट में जो सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है, वेदर इन फंडिंग और मेकिंग कनेक्शंस और ब्रिंगिंग बिजनेस, इट्स अ वेरी वेरी वाइब्रेंट टाइम टू बी इन इंडिया। इससे अच्छा टाइम नहीं है इंडिया में। तो जो मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल, वो है? 100% है जी, 100% है। और ये 2048 की भी जो विजन है गवर्नमेंट की, कोई इस पर सवाल नहीं है कि इंडिया इज़ इन सच अ पाथ राइट नाउ कि वो 360 डिग्री से सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। हमने काम किया है गवर्नमेंट के साथ ONDC वगैरह में और अलग प्रोजेक्ट्स में, इंडिया पोस्ट में आपको बताया मैंने, बहुत ही डिफरेंट मतलब एक्सपीरियंस रहा है। बहुत हाईली मोटिवेटेड लोगों से हम मिले हैं, सुपर प्रोफेशनल, एक्सट्रीमली स्मार्ट लोग हैं। तो मतलब हमारे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग लगा हमें कि यार प्राइवेट कंपनीज तो काम कर ही रही हैं, बट अब अगर गवर्नमेंट के साथ फुल सपोर्ट मिल रहा है तो इसका कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इन चीज़ों की। अब एक डेटा आया था, सर्वे किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि स्टार्टअप्स इंडिया में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस पर कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक स्टार्टअप्स बढ़ने का रीज़न भी यही है कि जब हमने स्टार्ट किया था फॉर एग्जांपल, तो मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी पुश बैक किया था कि मतलब ये क्या है और क्यों कर रहे हो और कौन करता है ये, और तुम शादीशुदा हो कैसे करोगे। आज वो नहीं है। आज मतलब कॉलेज से निकल के काफ़ी लुक्रेटिव ऑप्शन है, राइट। हमारे पास कंपनी में 1000 से ज़्यादा लोग हैं एंड दे आर ऑल क्वाइट हैप्पी। इट्स अ वेरी वैलिड करियर पाथ। इस जर्नी के लिए आई थिंक कैपिटल आया है ओवर टाइम, सक्सेसेस आए हैं मार्केट में ओवर टाइम, डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल दोनों इसके पीछे लगे हैं। अगर आप फंडिंग देखोगे तो मैसिवली ग्रो हुआ है इंडिया में लास्ट कुछ साल में, इकोनॉमी ग्रो हुई है, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट पैदा हुई है। तो ये सारे, और गवर्नमेंट का सपोर्ट है यहाँ पे, तो ये सारे ही कारण हैं कि स्टार्टअप्स इंडिया में काफ़ी एक अच्छे उस पर है। और इंडिया में ही अब आई थिंक अगर आप यूनिकॉर्न काउंटिंग ही करोगे तो आई थिंक 4th या 5th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया ही है इस समय इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। ये 10 साल पहले इमेजिन करना इम्पॉसिबल था जी। सो डू यू एम्फसाइज ऑन टेकिंग रिस्क? आई डू। आई थिंक अर्ली स्टेज रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं एक्चुअली इन लाइफ। एंड जैसे जैसे आपके रिस्क के साथ एक चीज़ होती है रिवॉर्ड, तो वो साथ में बैलेंस करना ज़रूरी है। रिस्क लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है, बिकॉज उसके बगैर मतलब कुछ अचीव होता नहीं है लाइफ में। कुछ भी बड़ा करने के लिए कुछ एकदम अलग करना पड़ता है जो रिस्की होता है और फेल भी होते हो, तो वो फिर जिगर भी होना चाहिए कि हाँ फेल हो गए तो
कोई बात नहीं, वो दोनों ही चीज़ें लेकर के, पर रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्विजिशंस का भी कोई प्लान है सर आपका? अभी ऐसा कोई फिक्स प्लान नहीं है। हमने लास्ट 18 मंथ्स में ऑलमोस्ट 5 कंपनीज़ को अक्वायर किया है। जैसे मैं आपको बताया कि मेरे को मर्चेंट्स के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, वो काफ़ी हद तक हमने कर लिया है, उनको असिमुलेट भी कर लिया है कंपनी के अंदर। अब जैसे जैसे आगे विजन और बढ़ेगा और हमारी एम्बिशंस बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे हम जाएंगे वहाँ पे फिर हमेशा हमारा प्रिंसिपल होता है कि हम बिल्ड करें, पार्टनर करें या बाय करें, और एनालिसिस करते हैं कंपनी में। उसको एनालिसिस के बाद रिजल्ट निकलता है, उसके हिसाब से फिर हम बोलते हैं कि हमें क्या डिसीजन लेना है और उसके पीछे हम जाते हैं। तो वो जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व करेगा वो अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी। जी, आपके कुछ प्रोडक्ट्स अगर मैं वेबसाइट पे जाके देखूँ तो विक्सो और बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल्स अगर आप ब्रीफली हमें समझा पाए तो। जैसे मैंने आपको बताया ना, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के ना 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। आप अमेजोन पे भी शॉपिंग करेंगे, एज अ कंज्यूमर आप नोटिस नहीं करेंगे, बट एक्चुअली 4 बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एक मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग के अंदर आपको ईमेल भी आना है, व्हाट्सएप भी आना है, आप एड्स भी देख रहे हो, वो सब मैनेज करना है, ठीक है। ये काम हमारे लिए विक्सो करता है। हमारा एक प्रोडक्ट है शिपरॉकेट एंगेज, वो व्हाट्सएप के थ्रू ये काम करता है। विक्सो मार्केटिंग, ईमेल्स, वेबसाइट पे बैनर, ये सब लगाकर ऑटोमेट करके देता है। ये हमारा मार्केटिंग का स्टैक है। उसके बाद आता है पेमेंट्स, जहाँ आपको पे करना है। वहाँ COD, कैश ऑन डिलीवरी हम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और अभी रिसेंटली हमने हमारा शिपरॉकेट चेकआउट, जिसका नाम अभी फास्टर है, उसके थ्रू हमने एक चेकआउट इंटरफेस भी क्रिएट किया है, ताकि बायर एक ही बार लॉगिन करे, 10 वेबसाइट में लॉगिन हो जाए, वेरी लाइक अमेजॉन, अपने ऑर्डर सारे एक ही जगह ट्रैक कर ले, ताकि वो एक्सपीरियंस भी बेटर हो जाए, ईजी हो जाए करना। फिर एक्चुअल शिपिंग है, जो शिपरॉकेट का आई गेस फ्लैगशिप कोर बिजनेस है। और फाइनली शिपरॉकेट फुलफिलमेंट है। शिपरॉकेट के शिपिंग बिजनेस में हमारे पास B2B है, जो रॉकेट बॉक्स है, शिपरॉकेट X है, जो क्रॉस बॉर्डर है, इंटरनेशनल, जो आपको बता रहा था, एंड शिपरॉकेट फुलफिलमेंट हमारा वेयर हाउसिंग वाला बिजनेस है। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, और ये सारा कुछ साथ में आता है, तब जाके पूरा का पूरा स्टैक मर्चेंट के लिए पावर हो पाता है। कॉस्ट कटिंग करता है शिपरॉकेट? आई थिंक कॉस्ट कटिंग हम डे 1 से ही कर रहे हैं जी। जब से हमने कंपनी खोली है, हम बहुत कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी है, एंड आई बिलीव कि ना ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट करना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और ना ही फिर एकदम से रिकॉइल करना चाहिए, थोड़ा स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने में हर चीज़ का टाइम लगता है। हम लोग कभी बहुत ज़्यादा ब्लोटेड कंपनी थे ही नहीं, तो इसलिए कोई ऐसा खास और हम प्रॉफिटेबल भी हैं, नियरली प्रॉफिटेबल हैं, तो इतना कोई हमारे पे कॉस्ट कटिंग वाला प्रेशर नहीं है अभी। जी, नौकरी या अपना काम, यूथ को क्या कहेंगे आप? आई थिंक दोनों ही करने सोचना पड़ गया। चाहिए, दोनों ही करने चाहिए। मैं सोच के बोलना चाहता था, क्योंकि क्या है, ओके, मेरे को लगता है टाइमिंग की बात है। नौकरी करनी चाहिए, अपना काम भी करना चाहिए। नौकरी में काम ऐसे करना चाहिए कि अपना काम है, ताकि आपको सीख मिले, आपको आपकी ग्रोथ हो, आपके एथिक्स बेटर हों काम करने के। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा लगे कि मैं अगर ये नौकरी आज छोड़ दूं और कुछ और अपना कर लूं, तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा, तो फिर अपना काम करना चाहिए। लेकिन इसलिए अपना काम नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके आसपास सब कर रहे हैं या कोई पैसे बना रहा है। बहुत स्टोरीज आती हैं न्यूज़ में कि वो सक्सेसफुल हो गया, आजकल तो उल्टी आ रही है वैसे, बट स्टिल आई थिंक वो रीज़न नहीं हो सकता। अंदर से होना चाहिए कि मेरे को अगर मैंने नहीं किया तो मैं फिर पछताऊँगा पूरी पैशन ज़िंदगी। की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो पछतावा जहाँ पे आना शुरू हो जाए तो फिर अपना काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। खुशी जहाँ हो वो काम करना चाहिए। बेसिकली हाँ, जहाँ पे आपको लगे कि मैं सेटिस्फाइड फील, अपना बताया तो मैंने जब जॉब छोड़ी थी फाइनली, मेरी प्रॉब्लम ये होने लगी थी कि मेरा काम ट्यूसडे को ख़त्म हो जाता था, और कोई तरीका नहीं था उस बड़ी एंटरप्राइज में कि मैं अगले हफ्ते का काम आज कर लूँ, और मुझे बोला जाता था कि ठीक है तुम रिलैक्स करो। तो मुझे बहुत वेस्ट लगता था अपनी लाइफ का कि मैं रिलैक्स नहीं कर सकता। इनफैक्ट उसी दौरान मैंने ये पूरा रिसर्च करना शुरू कर दिया और ये कंपनी खोल दी। सो आई थिंक इट डिपेंड्स, हर एक का ट्रिगर अलग होता है, बट आई डू थिंक कि अंदर से आ जाता है, एंड विच इज़ वाई मोस्ट, जितने मैं और फाउंडर से बात करता हूँ सभी का बड़ा सिमिलर सा स्टोरी रहता है कि हाँ, एक पॉइंट पे आके लगता है कि मुझे अब ये करना ही है, नहीं तो मैं कभी नहीं करूँगा। उस पॉइंट पे फिर कर लेना चाहिए, सुन लेनी चाहिए अपनी बात दिल की। साहिल, मंत्र फॉर यूथ क्या होगा? मैं तो ये बोलूँगा कि इंडिया के लिए बनाओ। इंडिया इस समय बेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ग्रोथ के हिसाब से। वैल्यूज़ हमारे बहुत यूनिक हैं और बहुत ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडिया में। तो जो यहाँ पे चीज़ें बनने वाली हैं वो कहीं नहीं बनने वाली वर्ल्ड में। जो भी काम करो उसको अपने फुल 100% से करो, क्योंकि स्पेशली अर्ली ऑन, क्योंकि जो आप उस समय सीख लोगे वो आपके फाउंडेशंस बन जाएंगे। और वर्क एथिक एंड मॉरल एथिक्स के बिना कुछ मत करो, उसके बिना
अल्टीमेटली कैचअप होता ही होता है और सब कुछ ख़राब ही होता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे खुद के मंत्र हैं, तो मैंने शेयर किए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी, हमारे साथ बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो स्टार्टअप के सिकंदर के एपिसोड में हमारे साथ थे साहिल गोयल जी, को फाउंडर और सीईओ शिप रॉकेट के, जिन्होंने बताया कि भारत स्टार्टअप के लिहाज से कितना बेहतर देश है और इस देश में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है, और साथ ही यूथ को एक मंत्र भी दिया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें बिस्तक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।